डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, और ये जो सवाल है सिर्फ आपको एक सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है और फास्ट क्विक देना है। मैं 3 नाम लूंगा, इन 3 नामों में से आपको फास्ट उसमें आंसर करना है। पहला है पूजाताई गायकवाड़, सेकंड लक्ष्मी दत्ता काकस और अर्पिता विजयराज शिंदे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो यूथ क्लब इंडिया में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और नगर परिषद के इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जिसके लिए हमने एक हमारी सीरीज शुरू की है, इलेक्शन की रणभूमि। इसके अंदर हम अलग अलग एपिसोड में अलग अलग उम्मीदवारों को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी इलेक्शन की क्या तैयारी है। हमारे नई सीरीज के साथ शुरू करेंगे, शादान अहमद के साथ तीखे सवाल नए नए उम्मीदवारों के साथ। तो आज हमारे उम्मीदवार है डॉक्टर मुबीन खान, माजी जिला अध्यक्ष MIM बुल्ढाना। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो यूथ क्लब इंडिया में, जिसका हमारा एक नई सीरीज हमने शुरू की है इलेक्शन की रणभूमि पे, तीखे सवाल शादान अहमद के साथ में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट शो में एक शॉर्ट नोटिस पे आपको मैसेज करने के बाद में आपने कीमती वक्त निकाला। आपकी जो इलेक्शन की तैयारियां चल रही है उसमें से आपने हमको जो भी वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और आज हम आपसे डायरेक्टली तीखे सवाल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है आपसे, आपने डॉक्टर पेशा छोड़कर राजनीति क्यों और कैसे अपनाई? सबसे पहली बात, आपने सवाल किया है कि मैंने डॉक्टरी पेशा छोड़कर राजनीति क्यों अपनाया। मैंने डॉक्टरी पेशा नहीं छोड़ा है मिस्टर शादान अहमद साहब। मैं ऑलरेडी डॉक्टर ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा OPD बहुत अच्छा है और मैं गरीब मजलूम पेशेंटों को देखता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। ये राजनीति में आने का मकसद ये है कि कहीं मजलूम, कई गरीब लोग, कई ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसी पॉलिटिशियन लीडर का मुझे सामना करना पड़ा है, बहुत दिक्कतों के साथ मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा ताकि मैं अपने मजलूम भाइयों की मदद कर सकूँ। यही मेरा मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को एजेंडे को लेकर मैं नगर पालिका में आया हूँ। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है कि जनता आपको भरोसा करे या जनता आप पे क्यों यकीन करे कि आप एक बेहतर, एक अच्छे राजनेता साबित हो सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज से नहीं आया हूँ जनता के सामने। मैं 2012 से काम कर रहा हूँ जनता का, कई मजलूमों का, कई दलित भाइयों का, कई हिंदू भाइयों का, कई मुस्लिम का। आपको एक बात देखना होगी कि 2012 से मैं तमाम लोगों का काम कर रहा हूँ विदाउट पॉलिटिशियन लीडर। मैं किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने बुल्ढाना का एक ज़िला अध्यक्ष बना के घोषित किया था। MIM का ज़िला अध्यक्ष पब्लिक के निगाह में एक ऐसी चीज़ होता है कि भाई ये ओनली मुसलमानों का ज़िला अध्यक्ष है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल अपने कार्यकाल में कभी भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, ना गरीब अमीर ये कभी नहीं किया और एक बहुत अच्छी छवि लेकर मैं ये काम मैंने अंजाम दिया। तो इसी सिलसिले को लेकर मैं तमाम जनता को यकीन दिलाऊंगा कि हाँ, मैं इंसानियत के लिए आया हूँ, हाँ मैं भाईचारे के लिए आया हूँ, हाँ मैं मजलूम का काम करने के लिए आया हूँ। चलो डॉक्टर साहब, हमारा अगला तीखा सवाल है आपके लिए। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप आपके तरक्की के पहले जनता की तरक्की करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जिधर उधर देख रहे हैं कि एक रील्स वायरल होती है कि एक नगर सेवक चुन के आता है, 3 महीने 6 महीने में वो स्कॉर्पियो ले लेता है। तो जनता कैसे भरोसा करे कि आप इलेक्शन जीतने के बाद में आप खुद की तरक्की नहीं करेंगे बल्कि जनता की तरक्की होंगे? इसमें मेरे वार्ड प्रभाग की जनता को मुझ पर किस तरह से भरोसा करना चाहिए, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मेरा जो दवाखाना है वो प्रभाग 5 में है, मुझे किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं और 5 साल तक मैं उसी जगह पे, उसी क्लिनिक पे रहूँगा ताकि मैं जनता की मदद कर सकूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि जनता किस तरह से आप पे यकीन करे कि आप आपकी तरक्की से पहले जनता की तरक्की करेंगे। मैं एक मिसाल कायम करने के लिए आया हूँ कि मैं अपने वार्ड को बुल्ढाना का नंबर 1 वार्ड बना दूंगा। उसको बुल्ढाना का हर नागरिक देखने आएगा कि ये वार्ड किसने बनाया। मैं अपने बहनों के लिए सिलाई मशीन की कोचिंग क्लासेस का इंतज़ाम करूँगा। मैं अपने नौजवान बच्चों के लिए जो बेरोज़गार है
कि वार्ड में जो विकास के काम होते हैं, जो ठेके लेते हैं, तो मैं ठेकेदारी ख़त्म करने आया हूँ। मैं ये चाहूँगा कि उसी वार्ड के नौजवानों को उसी वार्ड के तरक्याती काम के लिए रोज़गार मुहैया हो, ये मेरा मकसद है। उसी वार्ड के लोगों को रोज़गार मिले। मैं तीसरी बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि जो वहाँ के बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छी दवा, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मुहैया हो। और मैं नाली खोली और ये कचरा उठाओ, रोड बनाओ, गड्ढे, ये इसका नाम नगर सेवक नहीं हूँ। मैं एक बहुत अच्छी पहल करने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहल करूँगा और जनता से अपील करूँगा कि आप मुझे एक बार यकीन कीजिए मुझ पे और मुझे एक चांस दीजिए। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, एक अगला तीखा सवाल आपसे। बाकी प्रभागों के जो उम्मीदवार है या आपके प्रभाग में जो आपके कॉम्पिटिटर जो प्रभाग में खड़े हैं, उनके मुकाबले में आप में क्या फ़र्क है और आपको क्यों वोट दे, और आप उनके लिए एक आइडियल लीडर कैसे बन सकते हैं? ये आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि बाकी नगर सेवक जो आज मैदान में है, उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है। उनमें और मुझ में फ़र्क करने वाला मैं कोई नहीं होता। ये जनता डिसाइड करेंगी कि उनमें और डॉक्टर मुबीन में फ़र्क क्या है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा नगर सेवक, अच्छा व्यक्ति और अच्छा आपका हमदर्द बन के दिखाऊंगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आपसे अगला और तीखा सवाल है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में आप पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे कि जो आपकी एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, शायद वो रंगूनवाला साहब के साथ में, कि वो चिखली में कोई फलाना होटल पे जाके आपको कुछ मीटिंग फिक्स करना है, कुछ अमाउंट तय हुई थी। उसमें वायरल वीडियो में या ऑडियो में ये बताया गया था कि आपको फलानी होटल पे जाके मिलना है, मीटिंग का टाइम फिक्स किया गया है और वहाँ पर आपको खुद से ज़ाती तौर पे किसी अमाउंट की या रकम का नहीं बोलना है, वो साहब तय करेंगे कि कितने लेना है, कब लेना और कहाँ लेना है। तो ये हम और जनता, ये जो फैसला है जनता की अदालत में है, तो जनता ये जानना चाहती है कि ये साहब कौन है, अमाउंट कितनी थी, कहाँ गई और किसने लिया। ये एक्चुअली आपका बहुत तीखा सवाल है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये तीखे सवाल का जवाब मैं हर चैनल पे दे चुका हूँ ना, देना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी का लिया हुआ नहीं हूँ, ना कोई हूँ। आपने आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आपने क्या कहा? शाहिद रंगूनवाला। शाहिद रंगूनवाला महाराष्ट्र में विदर्भ के अध्यक्ष है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के, आज भी ये मौजूद है। और वो उनकी और मेरी ऑडियो क्लिप थी और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति था, जिला अध्यक्ष। अगर जिला अध्यक्ष को विदर्भ अध्यक्ष का फ़ोन आता है कि फला शख्स को जाके मिलो और ये बात जो है ये तय करो। दूसरी बात, आपने क्या कहा कि ये साहब कौन है जो तय करेंगे अमाउंट कितना है, तो भाई आपको ये शाहिद रंगूनवाले से सवाल पूछना चाहिए कि साहब कौन है और अमाउंट कितना तय हुआ। ये डॉक्टर मुबीन तो इसमें पीसा हुआ है और जनता जानती है, और जनता को इस बात पे देखना होगा कि किस तरह से ऊंची लेवल पे डील होती है। इसमें जो छोटे लोग हैं ना, ये पीस जाते हैं, इनका नाम आता है। जैसे कि मैं पीसा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से कोई लेना है ना देना है। वो ऑडियो क्लिप आपके सामने है, आपको खुद, आपने जैसे उसका अभी मायने निकाला है कि साहब कौन है, ये कौन है, तो आप खुद एक समझदार इंसान है, आपको पता है बात क्या हो रही है और ये किसकी तरफ से डील की गई है। तो आप देखिए, समझिए और अपने लोगों को समझाइए। डॉक्टर साहब, इसी ऑडियो क्लिप में एक ट्विस्ट ये था कि आपने एक दिन पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल किए जो फेसबुक पे वायरल हो रही थी कि उसमें आपकी और रंगूनवाला साहब की बात हो रही थी। फिर उसके बाद में दूसरे दिन और एक ऑडियो क्लिप आती है जिसमें आप ये सफाई देते हैं कि वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो आप नहीं है, या फिर वो कुछ उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसके बात के ऊपर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? दरअसल देखो, कुछ चीज़ें इंसानियत को लेके भी की जाती है। मैंने क्या किया था, वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है शाहिद रंगूनवाला की और मेरी जो थी, वो पर्सनल हमारी ही खुद की बात है, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये हुआ था कि जो विदर्भ अध्यक्ष है शाहिद भाई, तो इनके जब ऑडियो रिकॉर्ड हुई तो इनके खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ उनके कहीं ना कहीं फैमिली को डिस्टर्ब कर रही थी। तो वो डिस्टर्ब करने की वजह से उन लोगों ने पूरी टीम, 10 से 20 लोगों की टीम मेरे घर पे भेजी कि डॉक्टर साहब, ये तो चलो पार्टी का विषय अलग हो गया, लेकिन ये जो इंसान है ये इसमें दिक्कत में आ जाए,
तो आप जब एक हमदर्दी का नाता लेके चलते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। तो मैंने बोला क्या काम? तो बोले आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग फेक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपकी फैमिली को मेरी वजह से कोई फ़ायदा होता है या मेरी वजह से तकलीफ होती है तो कोई टेंशन नहीं। तो मैंने वो बना दिया था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारी दोनों भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो रियल है। ऐसा कोई नहीं कि किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला गया। वो लोगों ने आके रिक्वेस्ट की थी और उसमें विधायक अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला साहब भी मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला? जो रंगूनवाला साहब थे, उनके फैमिली या जो उनके अतराफ के जो चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक इंसान की हमदर्दी जो पर्सनल उसकी जो प्रेस्टेज है वो खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात तो चलो हमदर्दी की हो गई, लेकिन आपका जो सवाल था ना, एक वाजिब सवाल ये है कि रकम कितनी ली गई और साहब कौन है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से शाहिद रंगूनवाला साहब से पूछिए कि साहब कौन है और रकम कितनी ली गई और डॉक्टर मुबीन खान का इसमें क्या दोष था। क्योंकि आज भी कई लोग, जैसे कि आज भी आपने मुझे सवाल पूछा, 2-3 दिन पहले एक मीडिया वाले ने सवाल पूछा, तो इन सवालों का सामना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सच्चा हूं। मुझे भेजा गया है, मुझे जिलाध्यक्ष भी उन लोगों ने बनाए थे और जिलाध्यक्ष से भी उन लोगों ने निकाला है। निकालने की वजह उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर मुबीन खान ने डील किए। डॉक्टर मुबीन खान ने नहीं डील किए। आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपके पास सब मौजूद है, लोकमत के समाचार मौजूद है। इसमें डॉक्टर मुबीन खान का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या डॉक्टर साहब, इसमें जो आपके फेसबुक अकाउंट पे या फिर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको ऑडियो क्लिप डिलीट करवाने के लिए बोला गया, क्या यहाँ पर भी साहब का कोई इंटरफेयर था कि साहब वापस इसमें भी इंटरफेयर किया गया साहब के जरिए? नहीं, मुझे यकीन दिलाया गया था कि एमएम पार्टी जो है तो अपनी एक कौम की पार्टी है और इसकी ऑडियो क्लिप की वजह से पार्टी बहुत बुरी तरह बदनाम हो रही है। और कहीं ना कहीं मैंने असद साहब को देखते हुए अपने कदम बैक लिया कि जाने दो, उनको उनके रास्ते पे रहने दो, अपन ही बैक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बैक हो गया था। मतलब हम ये समझे कि आपने मजलिस के लिए खुद की कुर्बानी दी थी। बस। तो ये तो हकीकत है। जनता की अदालत में ये इतना तो हमको ये समझ में आ रहा है कि फिर आपने मतलब मजलिस के लिए कुर्बानी दी है। बिल्कुल दी है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अगला तीखा सवाल ये है कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ प्रचारों के माध्यम से लोगों में ये चर्चा चल रही है कि नए उम्मीदवार आना चाहिए, पढ़े लिखे और एजुकेटेड उम्मीदवार आना चाहिए। तो क्या सिर्फ एक उम्मीदवार कि वो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, सिर्फ यही ज़रूरी है? क्योंकि इसके पहले जब से देश आज़ाद हुआ, जब से इलेक्शन का ये प्रोसीजर शुरू है, लोग खड़े होते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, ये इलेक्शन का एक सिस्टम है। इसके पहले जितने उम्मीदवार हुआ करते थे, ज़रूरी नहीं है कि वो सब पढ़े लिखे थे, पर बहुत सारे मतलब इलिटरेट या जो कम पढ़े लिखे उम्मीदवार थे, नेता थे, लीडर थे, उन्होंने भी काफ़ी और बहुत अच्छा उम्दा काम किया है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर रह के गुजरे हैं जो एजुकेटेड नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं। तो क्या ज़रूरी है कि सिर्फ आपका पढ़ा लिखा होना, आपका वेल क्वालिफाई होना सिर्फ राजनीति को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नगर सेवक, नगर अध्यक्ष या वो बनना चाहिए। मेरी निगाह में तो एक जिम्मेदार और काबिल व्यक्ति ने ही नगर सेवक और नगर अध्यक्ष या आमदार बनना चाहिए। पढ़ा लिखा होना और इसमें एजुकेशन नहीं होना, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखता। आदमी ने समझदार, जिम्मेदार और ईमानदार होना चाहिए। ये चीज़ को मैं आगे रखना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक अगला बुल्ढाना में लगभग 15 प्रभाग है। आपने पूरे 15 प्रभाग छोड़ के सिर्फ प्रभाग 5 ही क्यों चुना, जबकि बुल्ढाना में 3 प्रभाग जो ऐसे है जिसके अंदर मुस्लिम बहुत संख्या मतलब ज़्यादा है, वहाँ पर भी आपकी एक अच्छी छवि है, लोग सभी आपको अच्छे से जानते हैं, पर आपने वो तीनों प्रभाग छोड़ के सिर्फ प्रभाग 5 ही चुनना क्यों बेहतर समझा? देखो, मेरा प्रभाग 5 चुनने का इरादा इसलिए बना क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रभाग 5 में ही हूँ और मेरा हॉस्पिटल भी वहाँ पे है। दूसरी बात ये हुई कि जब अपना वोटिंग का वो आई लिस्ट, वोटिंग की लिस्ट में क्या हुआ, प्रभाग 5 में 4000 वोटर आए। 4000 में से मुस्लिम 750 मुस्लिम आए और 750 दलित आए, ये 1500 ये हो गए और कुछ पिछड़े समाज के आए। ऐसे 2200 का जो हमारा टारगेट बना कि यहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट आना चाहिए।
ये सिलसिले को लेकर हमने थोड़ा वेट किए कि वह देखते हैं महाविकास आघाड़ी या शिवसेना ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट को एक चांस देती है क्या। इन लोगों ने जब मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ से अवॉइड किया तो वहाँ के जो लोग हैं लोकल लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको आना चाहिए, आपका यहाँ पे अच्छा होल्ड है और आप यहाँ काम कर सकते हैं। इस सिलसिले को लेकर मैंने प्रभाग 5 चुना। तो डॉक्टर साहब आपने सिर्फ अपक्ष ही जाना क्यों बेहतर समझा, जबकि बहुत सारे पार्टियां थी कि आपको कोई भी पार्टी टिकट इजीली मिल सकता था। इतना तो आपका होल्ड है, जैसा हमको समझ में आता है, जो आप एक सोशल वर्क में है तो आप कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा के तो टिकट मिल ही जाता। किसी एक कौम की हमदर्द पार्टी से मुझे जो दिल में तकलीफ हुई है, उन लोगों ने इलेक्शन तक मुझसे काम लिया और एंड टाइम पे मुझे साइडलाइन किया है, तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई थी। ये इस पे मेरे ज़ख्म पे मलहम नहीं आया था कि मैं किसी और पार्टी को चला जाऊँ इसको छोड़ के। ये अभी मैं दुख की नदी में था, चाहता तो किसी और महाविकास आघाड़ी को अगर का टिकट ले सकता था। नहीं गया मैं कोई पार्टी में और ना ही मैं जाना चाहूँगा। मैं अपक्ष इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं पहले भी खुद ही काम कर चुका हूँ कि विदाउट किसी पार्टी, क्योंकि मैं दोबारा कोई पार्टी से धोखा नहीं खाना चाहता। तो डॉक्टर साहब क्या आप मजलिस से अभी भी नाराज है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, सिर्फ आप उन्हीं से नाराज हैं? मजलिस से नाराज़गी का कोई नाता ही नहीं है कि मजलिस से मैं नाराज़ हूँ। हाँ, मेरा जो मुद्दा था कि अपनी मजलिस में ये जो काम जो हो जाए ये नहीं होना चाहिए और हमने असद साहब तक ये चीज़ें पहुँचाई थी। मैंने औरंगाबाद में भी एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप क्या चाहेंगे। मैंने ये कहा था कि असद साहब अगर इसको क्लियर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपनी पार्टी से साइडलाइन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ हूँ अपने काम करने के लिए सक्षम हूँ। डॉक्टर साहब आपका जो है तो बुल्ढाने शहर में और अतराफ में आजू बाजू के देहात गांव कस्बों में भी आपकी जान पहचान है, और जो नवी जनरेशन है जिसको जेंजी बोला जाता है, आज की जवान पीढ़ी जो है, ये बच्चों में आपका एक अच्छा होल्ड था। बच्चे जो आप मुद्दे लेके आ रहे थे, अपने स्कूल का मुद्दा लेके आया, अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो डीपी का मुद्दा लेके आए, स्कूल में बच्चियों के छोटे बच्चों के लिए टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का जो मुद्दा था जो पीछे बहुत ज़्यादा गरमाया, उसके बाद में उधर झोपड़पट्टी के एरिया में जो डीपी का और वायर का प्लान था, आपने बहुत सारे लोगों को लेके जाके एमएससीबी में भी वहाँ पर आपने आंदोलन किया, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नए पीढ़ी से रिलेटेड है। तो आप नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलेक्शन के जो माहौल चल रहा है, कि आप उनसे क्या मैसेज तलब करना चाहेंगे? मैं तमाम नौजवानों को एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपका लीडर आपके बीच में ही है, आपको उसको खोजने की ज़रूरत है। आपका लीडर काम करना चाहता है, आपको उससे काम लेने की ज़रूरत है। आप लोगों को आपके लीडर में काबिलियत देखकर उसको वोट देने की, उसको उस जगह तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिस जगह का आप काम करा सकते हैं। ये एक चीज़ अलग हो जाती है। साहब आपसे उम्मीद है, चलो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से करो, और दूसरी बात काम करने की सलाहियत हर नौजवान में है। आपने आपके सवाल में एक वर्ड यूज़ किया है जेनजी मतलब एक उभरता हुआ चेहरा, तो आप खुद नौजवान उसका एक उभरता हुआ चेहरा हो। आप जानते हैं कि आपको इस इलेक्शन में क्या करना चाहिए, और मैं आपको चाहूँगा कि आप देखिए, समझिए और सोच समझ के विचार करके बुल्ढाना का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। आप इसको मुस्तकबिल को किस तरह से सुधार सकते हैं। पिछली कोई बात मैं नहीं करना चाहूँगा, आप लोगों को सब पता है क्या चल रहा है, कैसा है। आप लोग खुद जागकर और लोगों को जगाकर वोट करने का काम कीजिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे, और ये जो सवाल है सिर्फ आपको एक सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है और फास्ट क्विक देना है। मैं 3 नाम लूँगा, इन 3 नामों में से आपको फास्ट उसमें आंसर करना है। पहला है पूजाताई गायकवाड़, सेकंड लक्ष्मी दत्ता काकस, और अर्पिता विजयराज शिंदे। पूजाताई गायकवाड़ यानी कि नगर अध्यक्ष के तीनों नाम लिए अपने। पूजाताई गायकवाड़ बेस्ट लीडरशिप और नौजवानों अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए बेस्ट रोजगार। ठीक है, तो दूसरा आपने नाम लिए लक्ष्मी दत्ता काकस। लक्ष्मी दत्ता काकस, एक ही लफ्ज दूंगा, ईमानदार। अर्पिता विजयराज शिंदे। अर्पिता विजयराज शिंदे, बदला।